ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा बेसिक से, बट स्टिल मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको थोड़ा पता हो। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, जो जो बातें बातें नॉर्मली आपको पता होती है पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम से बच्चों को ये पता होता है कि भाई ये यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन मिलती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और अगर फंक्शन पूछा जाए, ठीक, फंक्शन क्या होता है इसका जो सबको पता होता है यूजुअली, कि ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या है बेटा? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी ये किस में इन्वॉल्व होगा? ये एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। क्लियर? अब इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं जो हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर एक टर्म होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें लगभग सभी सेम है, एक ही पूरे प्रोसेस का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है बेसिकली, है ना? एक ही चीज का, जैसे एरोबिक, अभी हम समझेंगे इस बात को। तो अच्छा, जैसे पहले हम बात करते हैं यूकेरियोट्स में पढ़ने से पहले, कि प्रोकैरियोट्स में हमने कहा भाई ये नहीं है, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, बट ये तो हमें एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये हमें काफी मेन काम लग रहा है कि एनर्जी का प्रोड्यूस होना, रेस्पिरेशन होना, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, किस तरह से ये रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? सर्टेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सर्टेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम। ठीक है, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है, ये सेल डिवीजन के टाइम पर भी हेल्प करती है। और मेजर फंक्शन क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट कर रहा है? ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। ठीक, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक एनालॉगस क्या प्रेजेंट है? मिजोजोम, जो इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब हम, कई बार बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है रेस्पिरेशन क्या चीज है अभी। ठीक है, बिकॉज फिजियोलॉजी में कुछ पढ़ा है। ठीक है, कि देखो फिजियोलॉजी में क्या होता है, मैं बता दूं। जब हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिसमें हम हमारा ना ये लंग्स के लेवल पे बात कर रहे हैं कि लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम, जब हम फिजियोलॉजी की बात करें तो वहां पे हम रेस्पिरेशन टर्म, तो वहां पर रेस्पिरेशन और जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये दोनों सेपरेट चीज कंसिडर की जाती हैं एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक, रेस्पिरेशन में हमारा कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है? लंग्स इन्वॉल्व है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हमारा पूरा जो जीआईटी है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा वहां पे, कि एयर अंदर आ रही है, एयर इन और एयर आउट, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब कई लोग कहेंगे ये तो ब्रीदिंग है, नहीं, ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, यही होता है फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, और फिर इसी एयर को O2 रिश आई और CO2 रिश बाहर चली गई। ठीक है, और इसका एक्सचेंज होता है हमारा ब्लड से, ऑक्सीजन और इसका। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, और डाइजेशन और वार्मर अलग अलग होता है। जब हम बायोकेमिस्ट्री लेवल पे, सेल बायोलॉजी लेवल पे बात कर रहे होता है रेस्पिरेशन की, तो वहां पर रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरे जो हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वहां पर हमारा बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे या सेल बायो के लेवल पे जो रेस्पिरेशन है उसका साफ सीधा मतलब है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, हमारी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इन्हें ये तो सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स लग रहे हैं हमें। ठीक है, अभी डिफरेंट साइक्लिक पाथवेज के थ्रू, ठीक है, साइक्लिक नहीं सारे, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज होंगे उनके थ्रू जाएंगे, जो एक सेल के अंदर है। ठीक है, विद इन अ सेल। ठीक है, विद इन अ सेल। ठीक है, एक बायोकेमिकल लेवल पर हम एक सेल बायोलॉजी लेवल पे एक सेल की हम बात करें, तो वहां पर हमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और भी जो भी साइकिल हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन पाथवे, बहुत सारे चीज हमें देखने को मिलेंगी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो उससे सबसे हम कर क्या रहे हैं? हम इनमें जो एनर्जी है, इनके बॉन्ड्स में जो एनर्जी है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? NADH2 और FADH में। ठीक है, और फिर इससे हम क्या
क्रिएट करवा रहे हैं, इससे हम एटीपी को फॉर्म करवा रहे हैं, जो क्या है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जो इसे पावर हाउस का काम है। ठीक है, तो यही सारा जो प्रोसेस है होता है, इसी को हम क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सारा काम हो रहा है इसके अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसी पे हमें इस चीज को, बिकॉज मैं कह सकता हूँ कि एटीपी प्रोडक्शन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड रिजल्ट, बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इसलिए तो इंसान खाना खा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ईटीसी क्या चीज है, ईटीसी कहाँ पे होती है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक, हमने कहा कि इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें सर्टेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं इनर मेम्ब्रेन पर भी। ठीक है, जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इनर मेम्ब्रेन कह दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में सर्टेन कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स से में क्या होगा, इन कंपोनेंट्स को कोई ना कोई NADH आया, ठीक है, या फिर FADH2 है। ठीक है, इनका क्या हुआ, अब देखो एक चीज और समझो, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है, ले लेना, और रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन दे देना। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ले लेना और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन दे देना। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमने फॉर्म करे हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज से, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, बीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ भी क्रैब साइकिल। तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में मिले हैं, ठीक है, इन इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे NADH2 है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो NADH बन जाएगा, NADH प्लस बन जाएगा, है ना, FADH है तो FAD प्लस बन जाएगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो यानी इनका हम क्या करें, इनका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देंगे। लेट्स से फर्स्ट कंपोनेंट है, इसे हमने पास ऑन कर दिया। ठीक है, फिर इसका इसका इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और किनको दे दिया, इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कंपोनेंट को, तो इनका रिडक्शन हो गया। अब वापस से क्या होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, पासिंग दी पार्सल गेम चलेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, तब जो रिड्यूस्ड है, जो ये कंपोनेंट रिड्यूस हुआ बिकॉज इलेक्ट्रॉन मिला है, अब इसका फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, न्यू कंपोनेंट को। अब जब न्यू कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट किया गया तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा उस कंपोनेंट का, तो इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से गेम चलता रहता है। ठीक है, तो और कंपोनेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये मीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड एंड पाथवे है। ठीक है, ETC क्लियर। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी यूज की जा रही है प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यूज की जा रही है, मैट्रिक्स से उठा के कहां पटक दिया जा रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट हमने फॉर्म किया है, ठीक है, जब ये वापस से एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस या फिर F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, उसके थ्रू जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, तब उस प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे प्रोटॉन आ जाएंगे यहाँ पे वापस मैट्रिक्स में, इस कंपोनेंट के थ्रू, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है। ठीक है, और इसके थ्रू जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, तो बिना डिटेल में जाए, एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस एनर्जी को यूज करके एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने, मैं यहाँ से क्या बात जोड़ रहा हूँ, अभी आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बहुत बच्चे पढ़ तो है, क्लियर नहीं होता उन्हें क्या मतलब है इन चीजों का। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ये जो सारा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन तो हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके किसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सबसे पहले हमने इनसे शुरुआत करी, तो ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रेफर कर रहा है। और इस ऑक्सीडेशन का, इलेक्ट्रॉन चेन का यूज करके, ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड किया, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू इन्होंने क्या करवाया, एटीपी का सिंथेसिस कराया। ठीक है, किससे कराया, एडीपी से। एडीपी में यानी उसके पास दो फॉस्फेट है, डाई फॉस्फेट है, तो इसमें एक और फॉस्फेट इन्होंने ऐड कर दिया और एटीपी ट्राई फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन किया इन्होंने, तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन काइंड ऑफ है एक ही चीज। ठीक है, बस डिफरेंट, एक ही बड़े पाथवे के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से। ठीक है, कि पूरे की एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड पाथवे ईटीसी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन किया जा रहा है कंपोनेंट्स का। ठीक है, और एज रिजल्ट उस को यूज करके जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज हुआ, उससे हमने क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ऐसे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है एंड एज रिजल्ट ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक, बाकी इसके और भी जो फंक्शंस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो और अदर फंक्शन है उनकी, ठीक है। तो एपोप्टोसिस आता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब हम एपोप्टोसिस एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस किस तरीके से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। सेल डेथ जो होती है काफी रीजंस की वजह से होती है। एक होता है हमारा नेक्रोसिस, अगर मेजर मेजर बात करूं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई किसी भी इंजरी की वजह से, लेट से, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं है डेथ, ठीक है, जो कोई भी इंसिडेंट हुआ और हमारा जो है सेल वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, तो उसके उसके बाद क्या होता है? नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, सेल डेथ बेसिकली, जो प्रोग्राम नहीं थी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट इसमें इन्फ्लामेशन भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और भी होती है नेक्रोसिस के अलावा, और भी होती है, ठीक है। और एपोप्टोसिस में क्या है कि हमारा लेट से कोई भी सेल है, कोई भी रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। कोई भी सेल है, लेट से वो डीएनए कई बार रेप्लिकेट कर चुका है। जब भी हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो डीएनए के एंड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टीलोमेयर्स कहते हैं, ठीक है, तो उनका उनका क्या होता है? हर बार डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। डिग्रेडेशन होने की वजह से हर बार जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है, और शॉर्टन हो जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अगर ये बार बार रिपीट होता रहेगा तो इसके कैंसरस सेल बनने के चांस है, ठीक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? एक सर्टेन टाइम बाद एक सेल का अपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। ये एक रीजन है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कई बार कुछ भी हो रहा है, एक डीएनए रेप्लिकेशन टाइम पे जो मैंने बताया एरर क्रिएट हो गया, या फिर कुछ भी एरर ऐसा क्रिएट हो गया, प्रोटीन इन फोल्डिंग में एरर क्रिएट हो रहा है, जो भी पूरे एक सिस्टम को हार्म कर देता है, कोई भी चीज, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं कि एपोप्टोसिस कराते हैं सेल का, ठीक है। और इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता, यानी जो बराबर वाले सेल है उन्हें कानो कान खबर नहीं होती और इसका एपोप्टोसिस हो जाता है, क्लियर। जो भी हमारा सेल है जिसका एपोप्टोसिस होना है, क्लियर। तो इस तरह से भी हमारा एपोप्टोसिस के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन के अंदर इसके साइक्लिक एएमपी स्टोर होता है, ठीक है। अब अगर वो बाहर चला जाएगा तो एपोप्टोसिस मतलब ये एज अ मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन हो जाता है, फिर एपोप्टोसिस हो जाता है, क्लियर। दूसरा फिनोमेना क्या है इसमें जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है? हीम कॉम्प्लेक्स के बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर एक आता है कैल्शियम सिग्नलिंग, ठीक है। कैल्शियम सिग्नलिंग में भी ये इन्वॉल्व होता है। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम रेगुलेशन, ठीक है, एक है कैल्शियम सिग्नलिंग, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया का वो फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम रेगुलेशन, तो उसमें आपको लगाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये वो भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, उसका फंक्शन होता है हमारा क्या? कैल्शियम रेगुलेशन, ठीक है। जब कैल्शियम सिग्नलिंग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन है, उनका ब्रेकडाउन होना बेसिकली, और उनसे फिर एनर्जी क्रिएट होती है फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से, उसे हम ये भी कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये भी हमारा किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला भी, ठीक है। और सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द इनिट इम्यून रिस्पॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनली है, ठीक है। देखो कितनी डाइवर्स फंक्शन है इसके, क्लियर। तो हमारा इनिट इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसमें भी हमारा जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सिर्फ हमें अभी क्या पता था कि पावर हाउस ऑफ दिस सेल, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वो चीज हमें पता थी, लेकिन ये इन फंक्शन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब हम उसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो सबको पता होता है कि भाई लेट्स यहाँ पे मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्योंकि हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन, ओके। फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास। और इनर इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी अंदर की तरफ इसमें क्या होंगे? प्रोट्रूजन्स होंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रूगे, रूगे, आई थिंक इन्हें हम क्रिस्टे, सॉरी रूगे नहीं बोलते, इन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। इन इनफोल्डिंग्स को, किसकी? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को, ठीक है। और जिसमें हमारी क्या होती है? जिसमें हमारी जो ईटीसी मैंने बताई वो होती है, ठीक है। तो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके बीच में हमारे पास बेटा इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ईएमएस, ठीक। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बहुत, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में इसमें इसमें प्रोटीन ट्रांसलोकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, यानी इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन ये सब जो भी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग के रिक्वायर्ड है सबको फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ फॉर्म कर सकता है सिर्फ, ओनली सम प्रोटीन आर
कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यानी अभी भी जो न्यूक्लियर डीएनए है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए उस पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। एज अ रिजल्ट ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, क्योंकि खुद का जीनोम भी है इसके पास। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है यूजुअली। अगर पूछा जाए कभी भी किसी एमसीक्यू के अंदर, तो यही लगाना है। बाकी मैं बताऊंगा कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तो है ही न्यूक्लियर डीएनए, बट इसके पास खुद का भी ये डीएनए होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इसके थ्रू। क्लियर? तो बेसिकली जो प्रोटीन्स बाहर से आ रहे हैं, जो प्रोटीन्स बाहर से ट्रांसलोकेट किए जाएंगे, जो बाहर फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियर डीएनए बाहर है, तो जो बाहर राइबोसोम्स है उन पर फॉर्म होंगे, राइबोसोम्स फॉर्म होंगे, प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन इसके अंदर भेजना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उन प्रोटीन का भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कि अगर आउटर मेम्ब्रेन में जाना है तो डिफरेंट पाथवे है, इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहना है तो डिफरेंट पाथवे है, इनर मेम्ब्रेन में जाना है तो डिफरेंट पाथवे है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज कर रहा है, इवन अगर उसे भी जाके लगना है, ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन में, तो भी डिफरेंट पाथवे है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हाँ, हम स्ट्रक्चर पे थे, तो हमने आउटर मेम्ब्रेन बात कर ली, हमने इनर मेम्ब्रेन बात कर ली, और उनके बीच में क्या हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ये जो बीच में ये जो सारा रीजन है ना, ये जो सारा रीजन जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होता है बेसिकली। इसके अंदर हमारा, जो मैंने बताया कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, और अच्छी वाली बात हुई कि राइबोसोम्स भी यहाँ पर हमारे, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें पता है, हमें एटीएस मिलता है राइबोसोम। ठीक है, 60s और 40s सब यूनिट का एटीएस। ठीक है, बट ये हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। माइटोकॉन्ड्रिया काइंड ऑफ एक ऑर्गेनली भले ही है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बट ये एक बैक्टीरिया की तरह बिहेव करती है, यानी एक प्रोकैरियोट की तरह बेसिकली। ठीक है, जैसे उसका डीएनए आप देख लो, या फिर इसके राइबोसोम्स देख लो, और एटीएस तो नहीं होते। और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यूजुअली हम कहते हैं 60s प्रेजेंट होता है जैसा प्रोकैरियोट्स में, बट बिल्कुल एग्जैक्ट 60s भी नहीं होता। ठीक है, सॉरी 60 नहीं, 50, सॉरी 70s बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पता है 70s राइबोसोम्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम जनरली 70s राइबोसोम बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली 70s भी नहीं होता। थोड़ा सा डीप है, बट डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर आपको अलग अलग रेंज मिलेगी। किसके अंदर 55s होगा, किसके अंदर 38s होगा। ठीक है, तो वेरी कर सकता है। तो यूजुअली 55s टू 77s ये राइबोसोम जो है वेरी करते हैं। ठीक है, कि यीस्ट में अलग है, मेमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया अलग है। ठीक है, प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया अलग है। तो इस तरीके से एल्गे का अलग है बिल्कुल। तो राइबोसोम्स वेरी करता है, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है इन शॉर्ट। ठीक, और आपका जो मैंने जीनोम बताया है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये भी आपका मैट्रिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि, अब ये तो हमने एक जनरल बात कर लिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में, कुछ कुछ पॉइंट्स और एक्सटेंड की बात हम कर लेते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है किसके कंपैरिजन में? इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। अब इसके कुछ रीजन है। ठीक है, कि आउटर मेम्ब्रेन में जो है आपको एक चैनल दिखे। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी यानी जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करिए, कोई भी मॉलिक्यूल है तो आउटर मेम्ब्रेन से तो पास होकर इजीली आ जाएगा। ठीक है, अंदर, बट इनर मेम्ब्रेन से पास होना दिक्कत होगी, पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल इसलिए है बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ चैनल्स प्रेजेंट है ना। गेट दरवाजे होंगे तो आना ईजी होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, स्पेशली जो हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, बिकॉज हमें पता है मेम्ब्रेन हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को पास होने नहीं देती इजिली। ठीक है, उसके लिए फिर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, हमें सर्टेन चैनल्स वगैरह चाहिए होता है। अगर पैसिव वगैरह तभी हमें सर्टेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए चैनल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं वीडीएसी। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सिलेक्टिव चैनल्स। ठीक है, अब बिकॉज एक चैनल है, ये एक प्रोटीन है बेसिकली जो चैनल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर मेमोरी में लगा होगा, तो प्रोटीन हमें पता है कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? बीटा बैरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, बीटा बैरल हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, इस तरीके से एक बीटा बैरल स्ट्रक्चर बना होता है। क्लियर? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनता है बेसिकली। एक अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स होती हैं, तो उनसे ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बीटा बैरल स्ट्रक्चर है और चैनल प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये क्या है? परमिएबल है ज्यादा। ठीक,
और बिकॉज हमने कहा कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो हम बताते हैं भाई कि लो या जीरो वोल्टेज पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगी, ठीक है, उस पर ये क्या होगा, उस पर ये ओपन रहेगा, ठीक है। और क्लोज कब होगा, 30 या 40 मिली वोल्ट की रेंज में इस पोटेंशियल पे ये क्या होगा, चैनल क्लोज होगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि अच्छा, हमने बात तो कर ली कि आउटर मेम्ब्रेन क्यों ज्यादा परमेएबल है, बट इनर मेम्ब्रेन क्यों इम्परमेएबल है कंपैरेटिवली, तो उसका भी एक रीजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इनर मेम्ब्रेन में आपको एक लिपिड मिलेगा, और मैं कहूँ एग्जैक्टली तो फॉस्फोलिपिड मिलेगा, फॉस्फो फॉस्फोलिपिड मिलेगा आपको, ठीक है। ये सभी आप सेल बायो में पढ़ोगे एक हायर लेवल पे, ठीक है। इसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन। तो ये आपको इस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड की वजह से, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा इम्परमेबल है, ठीक है। अब हमें पता है लिपिड है, लिपिड तो हाइड्रोफोबिक है ना, ठीक है। तो हमें पता है चैनल प्रोटीन क्या है, वो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, कैसे, मतलब वो एक चैनल ओपन कर दिया उसने जिससे एंट्री हो सके अंदर, ठीक है। और हमें पता है भाई एंट्री प्रिवेंट ही कौन कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर यानी लिपिड का जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो हमने एक और लिपिड ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिसिटी हो जाता बढ़ गई और ज्यादा इम्परमीबल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्रिस्टे की, हमने आउटर इनर मेम्ब्रेन की बात कर ली, अब हमें पता है कि जो क्रिस्टे होती है जो इनफोल्डिंग से प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, जैसे फंजाई में, ठीक है। अभी उतना मे भी उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट ठीक है, अ, देख लेते हैं इसको भी, कि फंजाई में प्लेट लाइक होती है, जिसे हम लैमिनर भी कह सकते हैं। यूग्लिनॉइड फ्लैजिलेट्स के अंदर डिस्क शेप्ड होती है। ह्यूमन के जो लेडिक सेल्स होते हैं उसमें ट्यूबुलर फॉर्म की क्रिस्टे दिखेगी, जबकि जो अमीबा होता है उसके अंदर वेसिकल्स फॉर्म की मिलेगी, आपको बस मेमोराइज करना है, ठीक है। इतना नहीं पूछते, बट ये डिपेंड करता है किस टाइप का एग्जाम है, ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा काम की इन्फो नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करें, अच्छा देखो मैंने बताया था कि इनर मेम्ब्रेन पर आपको क्या मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन पर आपको ईटीसी के कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब उन्हीं ईटीसी के कंपोनेंट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ, जिसे हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, फिर ऑक्सीजोम बोलते हैं, या फिर एटीपी सिंथेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ईटीसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यानी सर्टेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन होने पर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों को हर एक कंपोनेंट जो है ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब मैंने कहा था कि वापस आएगा, ये कहाँ पे है, ये हमारा मैट्रिक्स है, और ये हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक। मैट्रिक्स से बाहर भेजे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस एनर्जी को यूज करके कंपोनेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब यही प्रोटॉन जब वापस आते हैं, तो ये वापस किसके थ्रू आ रहे हैं, वापस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू आ रहे हैं, जिसे हम एटीपी सिंथेस भी बोल रहे हैं, F0 F1 पार्टिकल भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजोम भी बोल रहे हैं, कि नाम है, तो एक ही चीज है, ठीक। तो उसके थ्रू जब ये आएगा, ठीक है, उसके थ्रू जब ये आएगा, तो अब क्या होगा, एक सर्टेन उसकी मशीनरी होती है, F0 पहले होता है, फिर F1 होता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इसके थ्रू आ रहा है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो आ गया, अब उसी उसी ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करके ये एक व्हील सा होता है, काइंड ऑफ, वो रोटेट करता है उसके सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पर एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आपकी क्या बन जाती है, एटीपी, ठीक है। तो बिकॉज ये एटीपी सिंथेसिस कराने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेस, ठीक है। फिर हम बात करें, ये सब हम बात कर चुके हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स होता है 55s to 70s रेंज में, ठीक है। क्योंकि रेंज क्यों बता रही है, बिकॉज रीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, मैमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है ना, डिपेंड करता है, ठीक। फिर ये बता रहा बात है कि कैल्शियम ये सब किसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वाली बात की माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम जो होता है साइटोप्लाज्म का राइबोसोम से छोटा होता है, जो हमें पता है, ठीक है। क्योंकि हमने 55 to 70s की बात करी, 77s, और राइबोसोम्स में कितना होता है, जो न्यूक्लियर राइबोसोम्स होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर 80s, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है छोटा है, ठीक। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इसका मतलब क्या होता है हम बात कर चुके हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब देखो ये वाली बात कि यूजुअली जब आपको पूछा जाए ना, कभी भी यही लिखना, ठीक है,
बट कुछ प्रोटिस्ट के अंदर देखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर कभी आपको पूछा जाए एमसीक्यूज के अंदर और ऑप्शन में ये प्रेजेंट है तो ये लगाना, ठीक है। ऐसा रेयर ही बनाते हैं वाली बात, बट स्टिल ध्यान रखना कभी एक अच्छे टफ एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर एक्सेप्शंस को देखा जाता है, एमसीक्यूज में एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक टफ एग्जाम्पल ये चीज कंसिडर की जा सकती है, यहाँ पे कुछ प्रोटीस्ट यहाँ पे लीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको है कि कुछ की प्रोटिस्ट के अंदर है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो हो सकता है लीनियर भी दिया हुआ ऑप्शन के अंदर, ठीक है, या फिर दिया हुआ लीनियर भी हो सकता है, सेकुलर डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मैंने बोथ कर दिया ऑप्शन, या फिर एक कर दिया, तो आप इस पे क्लिक कर दो कभी, है ना, तो लीनियर भी हो सकता है। और ये वाली बात जो मैं बताया कि एंजाइम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो सके एज अ जिसे जिसमें ऑक्सीडेशन होगा फिनोमिना, एंड एज रिजल्ट फॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन हो सके basically। ठीक है, तो उसी चीज को बड़े सजा सजा के कह दिया गया, ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात है टीसी यानी क्रैब साइकिल भी होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जो मैंने कहा था बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है फैटी एसिड्स का, ठीक है, वो भी हमारा मैट्रिक्स के अंदर होता है, उसके भी एंजाइम्स जो होंगे वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, साइज, शेप ये सब वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप पर, एंड इवन एक सेम सेल टाइप है लेकिन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें भी वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट सेल टाइप में जैसे आप ये देखो कि मसल और जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली और सेल से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसे जब आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे हो, है ना, एक सेल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस चल रही हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वेरी कर सकता है उनका नंबर, शेप, साइज, ठीक है। नीड होगी तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अब इससे बात है नंबर इंक्रीज कर सकता है, साइज बढ़ सकता है ना, ये सब चीजें। अच्छा, अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूजुअली साइटोस्केलेटन जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट करता है, किसके साथ, माइक्रोट्यूबुलर। हम साइटोस्केलेटन पर भी वीडियो डालेंगे, तो साइटोस्केलेटन तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक्टिन बोल देते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो आपने बायस्पिंडल फॉर्मेशन में देखा होगा, ठीक है, जब ये सेल डिवीजन होता है बेसिकली, ठीक है, और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जब होता है एग्जैक्टली, ठीक है, तब आपने ये देखी होगी। तो ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारे स्पिंडल है, ये क्या है, ये हमारे खुद माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। और एक हमारा टाइप का होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो इन सब से क्या है, जो इनमें जो माइक्रोट्यूबुलर साइटोस्केलेटन है उनके साथ माइटोकॉन्ड्रिया इंटरेक्ट होता है, ठीक है, और इससे डिटरमाइन होता है ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट सेल टाइप। बिकॉज आप जब माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ोगे तो मैं एक बात बता दूं, एक हल्का सा मैं इनका फंक्शन बता देता हूँ आपको, कि एक्टिन जो होता है इसके फंक्शन है बहुत सारे, बट मेजर क्या काम है इसका, कि सेल के मूवमेंट में एक्टिन इन्वॉल्व है, सेल के मूवमेंट में, कि सेल मूव कर रहा है तो एक्टिन इन्वॉल्व है उसके अंदर। अगर सेल के अंदर सामान मूव कर रहा है, कि कोई ऑर्गेनली मूव कर रही है, कोई वेसिकल मूव कर रही है, तो उसके लिए कौन सा स्केलेटन इन्वॉल्व है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो उसी की देखो बात हो रही है, इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने कहा भाई डिफरेंट सेल टाइप में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अलग अलग हो सकता है सेम सेल टाइप में। तो वो जो कम ज्यादा नंबर हो रहा है उसे तो अरेंज करना पड़ेगा ना, कि कभी ज्यादा है कभी कम है, कहीं जगह नीड ज्यादा है कहीं जगह कम है, तो उसी को कौन अरेंज करता है, उस चीज को हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है। बिकॉज एक सेल के अंदर जो मूवमेंट है किसी भी ऑर्गेनलीज का, किसी भी वेसिकल्स का, किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, तो उसे इन बेसिकली कौन देखता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए उसके साथ एसोसिएट कर रहा है ये, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या रोल होता है मेनली, कि सेल्स को टिश्यूज में बांध के रखना, ठीक है, उसका कोई मोटिलिटी में फंक्शन नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव कर सकता है, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। स्केलेटल मसल्स या फिर कार्डियक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पैक्डली पैक्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो मोबाइल है, यहाँ पे इमोबाइल है, ठीक है। आई थिंक इन्होंने देखो ये वाली जो फिगर है ना, ये कार्डियक मसल्स की दे रखी है कि किस तरह से यहाँ पे पैक्ड है ये अपनी जगह पे, ठीक है, ऊपर भी सामान है नीचे भी सामान है, तो इमोबाइल है, ठीक है, पैकिंग करके अच्छे से। बिटवीन मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल यानी मायोफिलामेंट, यानी देखो क्या है बेसिकली, मायोफिब्रिल। देखो एक तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है भले, कि एक्टिन को हम माइक्रोफिलामेंट बोल देते हैं, एक्टिन को माइक्रोफिलामेंट बोल सकते हैं,
ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मायोफिब्रिल, ये जो है मायोफिब्रिल, फिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट, ठीक है, तब इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारा सार्कोमेर आ जाता है। और सार्कोमेर हमें पता है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ रखा होगा, वीडियो बना रखी है मैंने उस पे, तो उसके अंदर हमारे दो फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एक्टिन होता है, ठीक है, एक तो एक्टिन होता है, और एक हमारे कौन से होते हैं, मायोसिन, ठीक है। तो मायोफिलामेंट के अंदर ये हमारे मायोसिन जो बीच सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे जेड लाइन से निकलते हुए एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो मायोफिलामेंट यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों, ठीक है बेटा। मायोफिलामेंट टाइप से मायोफिब्रिल, तो ये सार्कोमेर ही है, देखो ये एक सार्कोमेर है पूरा, ठीक है। ये आ रही है हमारे पास एक्टिन, और ये सब बीच में के, ये बीच में सारी है, ठीक है, जो एम लाइन है सारी, इसमें हमारे पास क्या है, ये मायोसिन बेसिकली, ठीक है। और ये तीसरा हमारे पास एक एग्जांपल है, वह है स्पर्म सेल्स का। तो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से टाइटल रैप्ड है फ्लैजेला के अराउंड, ठीक है, जो आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखी होती है, कैप रीजन है ना, फिर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे हम ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है फ्लैजेला के ऊपर भी किस तरह से रैप्ड है, ठीक। तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सेल टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और यही थ्योरी इसकी मानी जाती है कि इसकी ओरिजिन की थ्योरी, कि कभी ना कभी एक लार्जर सेल था, ठीक है, उसने एक प्रोकैरियोट दूसरे सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि कुछ ये फायदा पहुंचा रहा था, कुछ ये फायदा पहुंचा रहा था, दोनों का कि तू मेरे पास आके रह ले, ठीक है, और तू सर्टेन फंक्शन प्रोवाइड कर। तो ये इस सेल की प्रोटेक्शन हो गई, और बड़े सेल से की वजह से खा ना सके, ठीक है, तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, ठीक है, और ये क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे, ये एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी मेम्ब्रेन्स में नहीं हो रहा वो चीज, तो ये ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहा है। तो इसे हम कहते हैं एंडोसिम्बैटिक थ्योरी, ठीक है, कि कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल को एक लार्जर सेल ने इनगल्फ कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से। और हमें पता है प्रोकैरियोटिक हमें जैसे बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो इसे ये भी बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर बाद में ये बात लिखी है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और क्या क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो फ्यूजन बताया इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ईआर के साथ भी इंटरेक्ट होता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी इंटरेक्ट होता है। तो यही थी हमारे जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो अगर बेसिक नहीं पढ़ रखा है आपने, ठीक है, आप छोटे लेवल पे देखो या फिर भूल चुके हो, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो आप हो सकता है एक और वीडियो देखो, बट इस वीडियो के अंदर आपको बहुत नई डिटेल्स देखने को मिलेगी, एक अच्छे लेवल का आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और हेल्प हो सके। प्लीज डोनेट करें, only 10 रुपीज पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूं। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।